फ्रॉम रंजना's कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी है स्वस्थ हैं, हष्ट हैं, पुष्ट हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम बायोलॉजी फील्ड जीव विज्ञान का कक्षा 12वीं का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि जीवों में जनन कैसे होता है। तो इसका हम डिटेल पहले कर चुके हैं और जनन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में केवल एक ही जनक होता है, एक ही पेरेंट्स रहता है, और लैंगिक में 2 जनक होते हैं जिनका हम डिटेल पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लैंगिक जनन की कुछ अवस्थाएं पढ़ेंगे कि भाई लैंगिक जनन होता है तो उसकी फेज क्या है, उसको समझने के लिए 3 भागों में बांट दिया है। ठीक, तो कौन कौन सी अवस्था है? एक तो निषेचन, एक निषेचन के पूर्व की अवस्था और एक निषेचन की बाद की अवस्था। तो सबसे पहले निषेचन होता क्या है वो मैं बता देती हूँ, वो समझा देते हैं। तो निषेचन मतलब जिसमें गैमेट्स क्या होते हैं, मिलते हैं, युग्मकों का संलयन क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। तो लैंगिक की पहली अवस्था लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की कुछ फेज है। तो एक है निषेचन से पूर्व, दूसरा है निषेचन के पश्चात। तो लैंगिक जनन मतलब जिसमें मेल और फीमेल 2 जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक, और इसका डिटेल हम कर चुके हैं। अब लैंगिक जनन में 2 अवस्थाएं हैं, एक निषेचन से पूर्व और एक निषेचन के पश्चात और एक निषेचन के द्वितीय अवस्था। तो पहले तो निषेचन क्या होता है? निषेचन मतलब युग्मकों का मिलना, भाई युग्मकों का मिलना या युग्मक संलयन क्या कहलाता है? निषेचन, या फिर बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक, युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन। तो निषेचन के पहले भी घटनाएं होती है, भाई निषेचन के पहले, निषेचन मतलब युग्मकों का संलयन। तो युग्मकों का संलयन कब होगा? जब युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो लैंगिक जनन की 2 अवस्थाएं, निषेचन के पूर्व और निषेचन के पश्चात। तो निषेचन के पूर्व की अवस्था में क्या आएगा? निषेचन के पूर्व की अवस्था में आएगा युग्मक जनन, मतलब युग्मकों का बनना या गैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो इसके हमारे 2 पार्ट हो सकते हैं। ठीक, एक तो युग्मक बनेंगे, भाई निषेचन तो होता है ना, निषेचन तो होता, तो निषेचन से पूर्व पहले कौन सी प्रवस्था आती है? युग्मक जनन की। कौन सी आती है? युग्मक जनन, या फिर बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। ठीक, युग्मक जनन। और दूसरी अवस्था कौन सी आती है? युग्मकों का स्थानांतरण या युग्मक स्थानांतरण। ठीक, तो युग्मकों का स्थानांतरण मतलब कि गैमेट ट्रांसफर, जिसको हम बोल सकते हैं। तो भाई निषेचन होता है, तो निषेचन के पहले कितनी घटनाएं होती है? 2 घटनाएं, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। ठीक, तो अब युग्मक जनन, तो युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मकों का बनना, युग्मकों का बनना। ठीक, तो युग्मक जनन मतलब युग्मकों का बनना। ठीक, युग्मक कैसे बनते हैं तो वो तो आगे की प्रोसेस है, आगे के चैप्टर में। पर निषेचन की पहले की घटना, पहले क्या बनेगी? युग्मक बनेंगे, नर और मादा के, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स पहले बनेंगे, फिर उनका स्थानांतरण होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर उसके बाद निषेचन की पश्चात की घटना आएगी। तो निषेचन के पूर्व में पहले युग्मक बनते हैं। अब युग्मक बनते हैं तो कुछ जीव ऐसे रहते हैं जिनके युग्मक कैसे दिखाई देते हैं? एक समान, भाई जैसे कि शैवाल। शैवाल कौन सा है? क्लेडोफोरा। तो इसके दोनों युग्मक एक समान दिखाई देते हैं। तो एक समान दिखाई देते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? समयुग्मक। इन्हें हम क्या बोलेंगे? समयुग्मक, होमोगैमेट्स। और जिनके युग्मक अलग अलग दिखाई देते हैं
मतलब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, आकृति अलग अलग है, तो उसे क्या बोलते हैं? विषम युग्म, हेटेरोगैमेट्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्लेडोफोरा ये क्या है? एक शैवाल है। क्लेडोफोरा एक शैवाल या एल्गी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये भी क्या है? शैवाल है, तो इसके युग्मक समान दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार से आकृति रहती है इसके युग्मकों की, क्लेडोफोरा के। इसके दोनों युग्मक आकृति में भी एकदम हूबहू दिखाई देते हैं, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी, दोनों युग्मक इसके एक समान दिखाई देंगे, तो उसे बोलते हैं समयुग्मक। अब जैसे कि फ्यूकस, फ्यूकस भी एक शैवाल ही है, फ्यूकस भी क्या है? एक शैवाल ही है, लेकिन इसके युग्मक अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए इसके युग्मकों को हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। जैसे कि इसका युग्मक एक एकदम बहुत बड़ा रहता है और एक एकदम बहुत छोटा रहता है, तो इनके युग्मक अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उनको बोलते हैं विषम युग्मक। अब जैसे कि मनुष्य की युग्मक कैसे रहता है? भाई मनुष्य की युग्मक, जो मनुष्य में युग्मक रहता है, जो मादा का युग्मक रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अंडाणु, अंड या फिर बोलेंगे डिंब। और जो नर का युग्मक रहता है उसको बोलते हैं स्पर्म या फिर क्या बोलेंगे? शुक्राणु बोलेंगे या पुंआणु बोलेंगे। तो अब जैसे कि मनुष्य में जो फीमेल गैमेट रहता है तो उसकी आकृति गोलाकार रहती है कुछ इस प्रकार से, ठीक। और जो मेल का युग्मक रहता है तो मेल की युग्मक की आकृति कुछ इस प्रकार से रहती है। तो अब इनकी युग्मक, ये किसकी आकृति है? मनुष्य की ये फीमेल के युग्मक की आकृति है और ये मेल की युग्मक, मादा और नर। अब इनकी युग्मक एकदम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एकदम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें कौन से युग्मक बोलेंगे? विषम युग्मक बोलेंगे या फिर बोलेंगे हेटेरोगैमेट। क्या बोलेंगे? हेटेरोगैमेट बोलेंगे। और जो एक समान दिखाई देते हैं, जैसे कि ये क्लेडोफोरा, इसके युग्मक एक समान दिखाई देते हैं, दोनों युग्मक, तो इन्हें कौन से युग्मक बोलेंगे? समयुग्मक। तो ये तो हमारी कहानी है युग्मक जनन। भाई युग्मक जनन मतलब युग्मक का बनना, और फिर उसके आगे हमने समयुग्मक पढ़ा, विषम युग्मक पढ़ा। समयुग्मक मतलब कि नर और मादा के युग्मक एक जैसे दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं समयुग्मक। और विषम मतलब कि नर और मादा के युग्मक अलग अलग रहते हैं, उसको बोलते हैं विषम। समयुग्मक का उदाहरण क्या है? क्लेडोफोरा। और विषम युग्मक का उदाहरण है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। इसके युग्मक क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, गैमेट्स। और एक शैवाल हमारे पास है विषम युग्मकी, तो वो शैवाल कौन सा है? फ्यूकस। तो इसके भी एक छोटा रहता है और एक बड़ा रहता है, मतलब एकदम दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न रहते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? विषम युग्मक। अब इसी के अंतर्गत युग्मक जनन के अंतर्गत ही कुछ टॉपिक और है, जैसे कि एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल, बहुलिंगी, बहुत तो नहीं बोल सकते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी, तो बायसेक्सुअल जिसे बोलते हैं। तो पहले तो युग्मक, जो हमारे पास युग्मक जनन है, इसी के अंतर्गत एनसीईआरटी में और भी थोड़े बहुत टॉपिक दिए हैं, जैसे कि क्या दिया है? एक लिंगी है ना, एक लिंगी या एक लिंगाश्रय, ठीक। तो एक लिंगी मतलब हम क्या बोलेंगे? यूनि सेक्सुअल। तो एक लिंगी किसे बोलते हैं? जिसमें केवल एक ही लिंग रहता है, उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगी, या तो नर करेगा या तो मादा करेगा, ठीक है। तो जिसमें एक लिंग रहेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं एक लिंगी। और दो द्विलिंगी या फिर बोलेंगे उभयलिंगी। तो उभयलिंगी किसे बोलते हैं? जिसमें नर और मादा दोनों ही पार्ट आ जाते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे भी है कि जिनमें द्विलिंगी भी रहते हैं और एक लिंगी भी रहते हैं, ठीक। तो और पेड़ बहुत सारे पौधे भी ऐसे हैं। तो यहाँ पर तो इसके अंतर्गत एक तो टॉपिक है एक लिंगी, है ना। तो एक लिंगी में तो कहानी हो गई हमारी यूनिसेक्सुअल की, एक लिंगी। और द्विलिंगी या उभयलिंगी, उभयलिंगी किसे बोलते हैं? जिसमें नर और मादा, जिसमें नर और मादा
आते हैं, दोनों भाग आते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उभयलिंगी। ठीक, तो युग्मक जनन के अंतर्गत हमने अभी क्या पढ़ा? युग्मक जनन मतलब युग्मकों का बनना, और उसके अंतर्गत समयुग्मक पढ़ा, विषम युग्मक पढ़ा, और फिर उसके आगे की कहानी हमारी क्या आई? समयुग्मक हो गया, विषम युग्मक हो गया। इसके आगे की कहानी हमें इसमें कुछ टॉपिक दिए हैं, एक लिंगी का दिया, उभयलिंगी का दिया। तो एक लिंगी जिसमें केवल एक ही लिंग पाया जाता, और उभयलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों भाग आते हैं, उसे बोलते हैं उभयलिंगी। तो ऐसे कुछ प्राणियों के उदाहरण हम आगे। और हमारे पास एक लिंगी मतलब जिसमें एक ही जनन अंग होता है। ठीक है, तो एक लिंगी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि खजूर में क्या है? एक लिंगी है, या तो नर वाला पार्ट रहेगा या तो मादा वाला। ठीक, और तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, तो वो भी कैसा है? एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य भी कैसा है? एक लिंगी प्राणी। ठीक, फिर उसके बाद द्विलिंगी, तो द्विलिंगी में के उदाहरण कुछ अपने पास क्या है? कुकुरबिटो, नारियल, है ना। कुकुरबिटो किसे बोलते हैं? खपड़ी आती है तो उसको बोलते हैं कुकुरबिटो। और नारियल का पेड़, वृक्ष, तो वो भी कैसा है? द्विलिंगी है, उसमें नर और मादा जनन अंग दोनों साथ में आते हैं। फिर केंचुआ भी क्या है? हमारा द्विलिंगी प्राणी है, उसमें नर और मादा दोनों पार्ट एक में ही आ जाते हैं। फिर स्पंज, टैपवर्म और जो, ये सब क्या है? द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण और कुछ पौधों के उदाहरण हैं। ठीक, कुछ बुक्स के उदाहरण जैसे कि ये केंचुआ, तो केंचुआ कैसा है? उभयलिंगी प्राणी है, सॉरी द्विलिंगी प्राणी। उभयलिंगी और द्विलिंगी एक ही होता है, बट द्विलिंगी प्राणियों के लिए यूज़ करते हैं। तो केंचुए में केंचुआ कैसा रहता है? द्विलिंगी रहता है, क्योंकि इसमें नर और मादा, ये मादा वाला पार्ट क्या है? अंडाशय का है, इसमें नर और मादा क्या होता है? दोनों एक ही पार्ट में। ये है उसका नर जनन अंग और ये है इसका मादा जनन अंग, तो ये दोनों एक ही पार्ट में पाए जाते हैं। तो इसलिए केंचुआ क्या हो गया? द्विलिंगी प्राणी हो गया। और केंचुआ जैसे कि पता है कि भाई कहाँ पर मिले जाते हैं? नमी वाली जगह पर मिले जाते हैं, और किसानों का तो ये दोस्त कहलाता है, क्योंकि किसानों के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। ठीक, तो केंचुआ क्या है? द्विलिंगी प्राणी है। अब जैसे कि कॉकरोच, तो कॉकरोच कैसा है? एक लिंगी, क्योंकि इसमें नर वाला का कॉकरोच अलग रहता है और मादा वाला कॉकरोच अलग रहता। जैसे कि ये कॉकरोच का नर वाला भाग है, नर जनन अंग, और ये वाला है मादा कॉकरोच, तो मादा कॉकरोच का ये मादा जनन अंग। तो कॉकरोच कैसा है? एक लिंगी प्राणी, क्योंकि इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग है, मतलब नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आते हैं। जैसे कि कारा, इसके अलावा कुछ पौधे भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कारा। ठीक, तो ये कारा कैसा है? द्विलिंगी पौधा है, क्योंकि इसमें मादा जनन अंग मतलब अंडधानी और नर जनन अंग मतलब कि पूधानी दोनों क्या है? एक ही पौधे में, दोनों एक ही पौधे में है। तो ये वाला पौधा कैसा हो गया? द्विलिंगी, उभयलिंगी आश्रय या उभयलिंगी पौधा हो गया। फिर उसके अलावा एक और प्लांट है हमारे पास, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं जो द्विलिंगी भी हो सकते हैं, जो द्विलिंगी भी है और एक लिंगी भी है। तो इसके कुछ उदाहरण में हमारे पास जैसे दिया है मारकुरेंशिया, इसे बोलते हैं मारकुरेंशिया, है ना। क्या बोलते हैं? मारकुरेंशिया कैसा है? एक लिंगी पादप है। तो इसमें नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये वाला मादा वाला है और ये वाला नर वाला है। इसकी पहचान कैसे हुई? तो इसकी पहचान करने का एक सिंपल सा तरीका है, ये जो स्त्रीधानी है, तो जो मादा वाला पादप रहता है मारकुरेंशिया का, तो इसकी स्त्रीधानी क्या रहती है? मतलब कि व्यवस्थित रहती है। और जो नर वाला पार्ट रहता है भाई, जो नर पौधा है मारकुरेंशिया का, तो इसकी पूधानी देखो कैसे बिखरी हुई है। तो ये इसकी पहचान भी कर सकते हैं। नीट में ये क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक, तो मारकुरेंशिया पादप है, तो ये कैसा है? एक लिंगी, क्योंकि इसमें नर पौधा अलग रहता है और मादा वाला पौधा अलग रहता है।
अब इसके अलावा उभयलिंगी पादप का उदाहरण है हमारे पास शकरकंद। ये शकरकंद, तो शकरकंद का पुष्प कैसा रहता है? द्विलिंगी, क्योंकि इसमें भूकेसर और अंडाशय दोनों एक ही में पाए जाते हैं। भूकेसर मतलब कि नर जनन अंग और अंडम मतलब कि मादा जनन अंग, तो ये दोनों क्या होते हैं? एक में ही पाए जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? उभयलिंगी आश्रय पादप या उभयलिंगी पादप बोलेंगे। जैसे कि रोज़, प्यारा सा गुलाब, तो वो भी कैसा रहता है? उभयलिंगी, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों पार्ट एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। तो ये तो हमारे कुछ एक लिंगी और द्विलिंगी के उदाहरण। भाई युग्मक जनन हो रहा है, युग्मक बन रहे हैं, तो युग्मक बनते कैसे? उनमें कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है। अगर गुणसूत्र द्विगुणित है तो कोशिकाओं का विभाजन कौन सा होता है? अर्धसूत्री। और अगर क्रोमोसोम्स अगुणित है तो उनकी कोशिकाओं का विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता। और इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, द्विगुणित और अगुणित के। जैसे कि ये मनुष्य, तो मनुष्य के क्रोमोसोम अगर द्विगुणित है तो उनका क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, द्विगुणित के लिए 2n का उपयोग करते हैं। तो इनके क्रोमोसोम की संख्या क्या है? द्विगुणित है तो द्विगुणित कितनी होती है? 46। तो अगुणित मतलब n आधी हो जाएगी, इनका विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा? 23। घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी के क्रोमोसोम कितने हैं? 12, तो आधे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6। चूहा का अगुणित क्रोमोसोम दिए 21, तो इसके डबल कितने हो जाएंगे? 42। फिर उसके बाद कुत्ता, तो कुत्ता का क्रोमोसोम कितने होते हैं? द्विगुणित में 78 होते हैं, तो इसके अगुणित में कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। बिल्ली, तो बिल्ली के क्रोमोसोम अगुणित में कितने दिए हैं? 19, तो द्विगुणित में कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। अगुणित, द्विगुणित मतलब कि मियोसिस, मिटोसिस या माइटोसिस बोलेंगे। ठीक, जैसे कि फल मक्खी, तो इसके क्रोमोसोम्स कितने हैं? 8। फल मक्खी के क्रोमोसोम्स कितने हैं? 8, तो इसके अगुणित कितने हो जाएंगे? 4। फिर ओफियोग्लोसम, तो ओफियोग्लोसम, तो इसके अगुणित कितने हैं? 630 है, तो इसके डबल कितने हो जाएंगे? 1230। अगुणित 630 है, तो सॉरी इसके द्विगुणित कितने हो जाएंगे? 1260। फिर उसी प्रकार सेब, तो सेब के द्विगुणित कितने हैं? 34 है, तो अगुणित कितने हो जाएंगे? आधे, 17। फिर उसके बाद धान, तो धान के अगुणित 12 है, तो इसके डबल कितने हो जाएंगे? द्विगुणित क्रोमोसोम्स 24। तो इनमें युग्मक जनन होता है, तो पहले क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन होता, तभी युग्मक जनन होते हैं। इनके अलावा हमारे पास है धान, तो धान का अगुणित कितने हैं? क्रोमोसोम 12, तो द्विगुणित कितने हो जाएंगे? 24। मक्का क्रोमोसोम द्विगुणित कितना है? 20, तो अगुणित कितना हो जाएगा? 10, आधा। आलू का हमें इधर अगुणित दिया है 24, तो द्विगुणित इधर हो जाएगा 24 दूनी 48। और तितली का हमें द्विगुणित दिया है 380, तो इसका अगुणित कितना हो जाएगा? 190। फिर प्याज, तो प्याज का द्विगुणित हमें कितना अगुणित दिया है 4, तो द्विगुणित कितना हो जाएगा? अगुणित दिया है 8, तो द्विगुणित कितना हो जाएगा? 16। मतलब इनके क्रोमोसोम्स है, इनका विभाजन होता। अगर क्रोमोसोम्स द्विगुणित है जीव जंतुओं के या फिर पौधों के, ठीक, तो उनका कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अगर अगुणित है क्रोमोसोम्स, तो कोशिकाओं का विभाजन कौन सा होगा? समसूत्री विभाजन। जैसे कि अगुणित किस में रहते हैं? मोनेरा जगत में रहता है, फंजाई और शैवाल जगत में, क्योंकि ये निम्न वर्ग के प्राणी रहते हैं। और उच्च वर्ग के प्राणियों में कोशिकाओं का क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि वो कैसी रहती है? द्विगुणित रहती है। तो ये तो हो गया हमारे युग्मक जनन की कहानी कि भाई लैंगिक जनन की 3 अवस्थाएं निषेचन के पहले। तो निषेचन के पहले की 2 अवस्था थी, एक है अपने युग्मक जनन और एक है युग्मकों का स्थानांतरण। तो युग्मक जनन तो हम पढ़ चुके हैं। अब